अभी जो वो एक सवाल हुआ था और पब्लिक में भी सवाल हुआ था कि कभी दिल तोड़ा है। एक दिल मैंने तोड़ा था। एक दिल मैंने तोड़ा था। बड़ी अच्छी लड़की थी और बड़ी सिंसियर थी मेरे साथ। और होता है ना, कभी कभी इंसान कुछ चीज़ों से दिल बर्दाश्ता होता है, तो वो ना चाहते हुए भी एक थोड़ा सा वेंडाटा उसके अंदर आ जाता है रिवेंज लेने के लिए। तो बंदा कहता है कि यार ठीक है, अच्छा ऐसा है तो ऐसे ही सही। तो वो एक लड़की थी, कराची से उसका ताल्लुक था, मैं नाम नहीं लूँगा। हमारी दोस्ती हुई और उसने मुझसे कहा कि देखो ये सिर्फ दोस्ती नहीं होगी, ये अगर तुमने मुझसे वो करनी है तो शादी करना पड़ेगी। मैंने कहा चलो ठीक है, हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा। वो इन बिटवीन कुछ मामला जो मेरे बिगड़े थे वो ठीक हो गए, तो मैं उसमें से बैक ड्रॉ कर गया। मैं वहाँ से मैंने उसको कहा कि नहीं, मैं अब शादी नहीं कर सकता। तो लिटरली जब मेरी लास्ट मुलाकात हुई थी तो वो रो रही थी, वाकई रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि तुमने मेरा दिल तोड़ा। तो बाद में मुझे वाकई रियलाइज़ हुआ कि वाकई मैंने उसका दिल तोड़ा और उसके खमियाजा मैंने भुगता। और मैंने लिटरली फिर उसको दोबारा फ़ोन करके उससे माफ़ी मांगी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने कहा अब क्या फ़ायदा, अब तो वक्त गुजर गया है। तो वो मुझे लगता है कि एक दिल मैंने तोड़ा और मैंने अल्लाह से भी बड़ी माफ़ी मांगी, लेकिन अल्लाह भी कहता है ना कि जिसका दिल तोड़ा है अगर वो तुम्हें माफ़ करेगा तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। तो मैंने फिर पर्सनली उससे माफ़ी मांगी कि यार मुझे माफ़ कर दो। मगर आपको लगता है कि उस लड़की ने आपको माफ़ किया नहीं? नहीं, कर दिया था। लेकिन उसने कहा कि देखो बात यह कि जब वो एक वक्त था, वो जो एक जो घाव लगा वो तो वक्त के साथ भर गया ना, लेकिन मेरा दिल तुमने तोड़ा और मैं रोई और मुझे उसका बड़ा एहसास हुआ। और आपको लगता है कि उसके असरात पड़े आपकी ज़िंदगी पर? जी हाँ, बिल्कुल। बाद में मेरा दिल टूटा। और उसकी वजह आप वो समझते हैं? बिल्कुल। और उसने मुझे कहा एक दफ़ा कि देखना तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, और वो हुआ। तो होता है एज यू सो सो शैल यू रीप। एक शूटिंग में कर रहा था फिल्म की, और इकबाल कश्मीरी साहब डायरेक्टर थे, तो वो बड़े गुस्से वाले थे। तो मैं कहीं स्टक हो गया कोई जगह, कोई दोस्त यारों में था, तो शूटिंग पे मैं लेट पहुंचा। तो मैं लेट पहुंचा तो बड़े गुस्से वाले थे, क्या हुआ? मैंने ऐसे कह दिया, मैंने कहा यार वो मेरा भांजा साइकिल से गिरा है, उसका हाथ टूट गया, मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गया था। तो चुप कर गए, अच्छा अच्छा चलो फिर ठीक है। आप यकीन करें दूसरे दिन वाकई मेरा भांजा साइकिल चला रहा था, वो गिरा, उसका हाथ टूटा। मैं जाके सर पकड़ के मैं बैठ गया, मैं अपनी बहन से माफ़ी मांगू, अपने बहनोई से, बच्चे से। मैंने कहा यार मैंने झूठ बोला था, मैंने झूठ बोला था कि इस तरह हुआ है और ऐसा हो गया। और ऐसा सर और भी मैंने कुछ सुने वाकयात, जब आप बच्चों की रेफरेंस से कोई बात करते हैं, कसम खाते हैं या उनका इस तरह के बहाने करते हैं ना, तो वो उनके साथ हो जाता है। तो लिहाजा कभी इस तरह के झूठ नहीं बोलने चाहिए। जो वक्ती तौर पे एक तलखी होनी होती है वो हो जाती है, आप सच बोलें, फेस करें उसे, सच बोलें। ये मेरा जिंदगी का एक अटमोस्ट अखज किया हुआ एक नतीजा है कि आप किसी भी मोड़ पर होना, कैसे भी हो, झूठ ना बोलें, सच बोलें। वक्ती तौर पर आपको परेशानी होगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो है ना, आप बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे, दिल बस ज़मीर हल्का रहेगा। दुरुस्त कह रहे हैं, दुरुस्त कह। वो जो सच को, किसी भी गलती को, किसी भी मुश्किल को, किसी भी तलखी को फेस करना जो है ना, वो इतना अजियतनाक या मुश्किल नहीं होता जितना झूठ बोलने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस। और हमारे यहाँ तो रूटीन है सर आजकल, तो जाओ अल्लाह की कसम, मुझे फलां की कसम, मुझे मेरे बच्चों की कसम। यार ये कसम बहुत बड़े माने रखती है। कसम जो है ना, अब मैंने जिंदगी में कसम कभी खाता ही नहीं। अब अव्वल तो मैं झूठ बोलता ही नहीं। अगर कोई मुझे क्या कसम खाओ, मैंने कहा भाई मैं बोल रहा हूँ, आपने यकीन करना है करें, नहीं करना तो आप ना करें, मैं कसम नहीं खाऊंगा। तो स्पिरिचुअलिटी पे आपका यकीन है? स्पिरिचुअलिटी सर बिल्कुल। अरे वो तो आपका अपना तजुर्बा भी सर, है मुझे ना, जब लाइफ में तो देखे ना, अप एंड डाउन तो है, और इंसान सीखता ही बुरे वक्त से है। और बुरा वक्त अल्लाह ताला इसलिए लेके आता है कि इंसान क्या करता है। और मुझे लगता है कि मेरे बुरे वक्त ने मुझे मेरे खुदा के और करीब कर दिया। अमूमन लोग कहते हैं यार अच्छा मैंने ये सिगरेट नोशी शुरू कर दी, मैं ड्रग्स की तरफ चला गया, मैं बड़ा परेशान था, मेरा दिल टूटा, मैं टेंशन में था। अब मैं पूछता हूँ क्या ऐसा करने से आपकी वो टेंशन ख़त्म हुई? कहते हैं नहीं यार। तो मैंने कहा फिर आपने गलत किया ना।
आप जब भी परेशान हो, आप जब भी एक किसी भी उसमें एक पोजीशन में हो, स्टेचर में हो, सिर्फ अपने अल्लाह से बात करें सर। और एक टाइम आता है कि वो एक ऐसी वाइब्स आती हैं कि आपको लगता है कि आपकी बात सुनी जा रही है और जवाब आ रहा है। कौन सा ऐसा मुश्किल दौर था अरबाज की ज़िंदगी का, मुश्किल लम्हात थे जब आपको लगा कि अच्छा आप परेशानी की कैफियत में हैं और जैसे आपने कहा कि आपको किसी सहारे की ज़रूरत है, आप या तो ये ड्रग्स और इधर की तरफ चले जाएं, या ये है कि फिर आप अपना कनेक्शन जो है आप उससे जोड़ें कि जो सबसे बड़ा सहारा है। कौन सा मोमेंट था ज़िंदगी का जिस मोड़ पे आपने तय किया कि मुझे अल्लाह की तरफ जाना है? सर ऐसा हुआ कि जब मैं आपसे जो मैंने बात की ना कि उर्दू फिल्म में जब मैंने ये फिल्म साइन की, उसके बाद मेरा वो ग्राफ नहीं रहा उर्दू फिल्म में, फिर मुझे सेकेंडरी रोल्स ही मिलते रहे। और मुश्किल होता है, एक नौजवान जो थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, हम समझ सकते हैं, और ऐसा फेम मतलब, और फिर आदमी अच्छा भी लगता हो, जैसे कि देखें ना, हम लोग कहते थे कि भाई ये बड़े बड़े सुपरस्टार से मिलाते थे, नबी मिलाएं तो वो मैं नहीं समझता उसकी कोई बड़ी अहमियत है। मगर ये कि और हकीकत में आपको बता रहा हूँ, मतलब मेरे जहन में अभी तक वो सारे घूंघट के शॉट्स जो हैं बेशुमार वो ताज़ा हैं, स्क्रीन पे देख के अच्छा लगता था। और फिर फिल्मों का दौर था तो एक बहुत ताबनाक करियर था। एक फिल्म जब उसके बाद मेरा वो ग्राफ नहीं रहा, मुझे सेकेंडरी रोल्स मिलते थे, यहाँ तक कि मैंने एक आध फिल्म में विलन भी किया। और सेट के ऊपर जब वही हीरो यार जो मेरे साथ होते थे कंपरेबल, वो अब मुझे फाइट में मुझे मार रहे हैं, तो मैं अंदर ही अंदर कुड़ता था। अब तालीम भी छोड़ दी थी, वो गैप भी आ गया था, पीछे कोई एज सच और हुनर हाथ में था नहीं, वो मुश्किल दिन थे और सेल्फ मेड थे। वाले साहब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छा पढ़ाया लिखा है, लेकिन इतना नहीं था कि वो मैं उसको कैरी ऑन करता। अब जो भी करना था सेल्फ ली करना था। अब पैसे भी नहीं थे, हालात भी बहुत टाइट थे, और पीछे भी नहीं जा सकता था, कॉलेज वाला भी वो मोमेंटम नहीं रहा। अब क्या करें, अब काम भी नहीं है। इतने में मुझे पश्तो फिल्म ऑफर हुई, तो मुझे समझा कि यार ये पश्तो फिल्म जो है ना, ये तो अब बिल्कुल ही मेरे ताबूत में जो है ना वो आखिरी कील गाड़ देगा। मैं बड़ा रोया उस रात के, यार अब मैं उर्दू फिल्म से पंजाबी से मैं पश्तो में आ गया। आप हकीकतन रोए या मुहावरतन? नहीं सर, हकीकतन में रोया। हाँ, पश्तो फिल्म तब इतनी हाई फाई नहीं होती थी। ख्याल ये था कि भाई ये इवन जब मैंने पहले टेलीविजन सीरियल किया बेवारिस फैसल बुखारी साहब का, तब भी मैं बहुत रोया। मैंने कहा यार उस वक्त एक कॉन्सेप्ट था कि एक फिल्म स्टार अगर टेलीविजन करता है तो इट मींस कि वो फ्लॉप हो गया है। अब तो हर चीज चेंज हो गई है। तो नाकामी तस्वर की कि यार मैंने गलत फैसले किए, और अब मैं जो हूं ना, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा भी नहीं है, कैरियर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर से भी लान तान है कि यार जो कमाता हो बच्चा तो तभी वो अच्छा लगता है। क्या करूं। मैं बहुत रोया एक रात। अब अल्लाह मियाँ कुछ राह दिखा। अब यकीन करें, मैं फजर के वक्त बैठा हुआ था तो मेरी वालदा उठी, उसने कहा कि क्या मसला है, तुम क्यों परेशान हो? मैंने कहा अम्मी ये काम है और इस तरह पश्तो फिल्म है, तो मेरा दिल नहीं मान रहा। उन्होंने मेरी कमर पे हाथ फेरा कि नहीं बेटा कर लो, अल्लाह बेहतर करेगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जी ठीक है। सर मैंने वो फिल्म की, वो फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हुई। उसके साथ ही फिर क्या हुआ, जब मेरी यहाँ से फिल्म रिलीज हुई, उर्दू फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल ज़बूहाली का शिकार, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो गई। ये मैं बात कर रहा हूँ 2002 से ऑनवर्ड टिल 2014-15 तक। सर फिर 10-15 साल मैंने मुड़ के नहीं देखा। पश्तो फिल्म में अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत दी, पैसा दिया। 10-15 साल मैं इतना बिजी रहा, मैं डायरेक्शन में आ गया। फिर यही उर्दू फिल्म वाले मुझे बुलाते थे, उससे ज़्यादा पैसे देने थे, ऑफर करते थे, अच्छे रोल्स करते थे, मेरा दिल ही नहीं करता था।